हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेंट्रिशाला, आपका वेल्थ पार्टनर। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो है गोल प्लानिंग। और मेरे साथ हैं मिस्टर फराज महमूद, बिजनेस हेड नॉर्थ फॉर सेंट्रिसिटी। हाय फराज, वेलकम टू सेंट्रिशाला। सो आज हम, जैसे मैंने बोला, हम गोल प्लानिंग का टॉपिक कवर करेंगे। जब हम गोल प्लानिंग कहते हैं, एक ये बहुत ही सुनने में बहुत ही सीधा और सरल कॉन्सेप्ट लगता है जी, बट कितना इम्पोर्टेंट है, क्या इसकी विशेषताएं हैं, किस तरीके से ये फाइनेंशियल सिक्योरिटी और फाइनेंशियल फ्रीडम दे सकता है, इस पे हम आपकी कुछ राय चाहेंगे। आदित्य, थैंक यू अगेन। मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। आपको देखिए, इसकी इम्पोर्टेंस उतनी है जितनी एक फाउंडेशन की पूरी बिल्डिंग में होती है। बहुत सही। अगर फाउंडेशन आपकी मजबूत नहीं हुई जी, या फाउंडेशन में आपकी अगर कुछ जो है गलत मटेरियल लग गया या गलत अलाइनमेंट हो गया, जी, तो लीनिंग पार्ट टार ऑफ पिज़्ज़ा आज तक टेढ़ा ही है, तो उसको कोई सीधा नहीं कर पाया है। आपका ऐसे ही जो पूरा आपकी जो इन्वेस्टमेंट जर्नी है, आपका जो एक फाइनेंशियल आप चाहते हैं कि आप सिक्योर हो पाएँ, वो तभी हो सकती है जो वो अपनी फाइनेंशियल गोल प्लानिंग प्रॉपर्ली करें। और उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे वेरिएबल्स हैं जो आदमी को समझना चाहिए। सबसे पहली चीज़ आदित्य, जो मैं कहूँगा कि गोल से पहले तो हम अपनी इनकम के ऊपर तो पहले फोकस करें। एग्जैक्टली। तो दो चीज़ें होती हैं इनकम, एक एक्टिव इनकम होती है और एक पैसिव इनकम होती है। एक्टिव इनकम आपकी बेसिकली वो होती है जैसे हम लोग नौकरी कर रहे हैं और हम उसको, हमारी जो भी सैलरी आ रही है वो हमारी एक एक्टिव इनकम, जैसे हमारे प्रोफेशन और या जो जहाँ पे भी हम जॉब करते हैं या बिजनेस, जो प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम, प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम है, वो आपकी एक्टिव इनकम है। एक्टिव इनकम जनरली अगर आप देखिए फॉर मोस्ट ऑफ अस एक लाइफ स्पैन होता है। 60 इज द एज ऑफ रिटायरमेंट। जी, और ऐसे आजकल तो यंगस्टर्स अब वांटे की बात कर रहे हैं। रिटायर एट द एज ऑफ 50। सो अगर कोई 50 तक काम करेगा तो उसकी एक्टिव इनकम 50 तक या 60 तक ही होगी। और इसकी इंक्रीज या जो है डिक्रीज तो मैं नहीं बोलूँगा, बट इसका इंक्रीमेंट जो है वो आपके हाथ में नहीं है। देयर आर एक्सटर्नल फैक्टर्स यस, which determine how your active income is going to grow. यस, So bosses, how you perform, markets, scenarios. अब आपका जब सबप्राइम के बाद जो है टेकिंग एबिलिटी, risk taking ability, तो आप कौन सी आप what kind of job you are doing, whether you are hopping or not hopping, whether your bosses are kind on listening to you. सक्सेस भी बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट होती है बिकॉज मेहनत आदमी बहुत करता है, बट नॉट एवरीबडी गेट द सक्सेस, सो लक इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इट। सो हमको जो समझना है कि इसकी एक फाइनाइट एज होती है और इसका कंट्रोल हमारे पास नहीं है। एक और यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट मैं बोलना चाहूँगा, लोगों को ये भी समझना चाहिए कि ये जो हम अभी कमा रहे हैं, इससे हमें जो आफ्टर 50 या आफ्टर 60 के एक्सपेंसेस जो सेव कर रहे हैं, जो हम लोग कमा रहे हैं, उसी से एक पोर्शन को सेव करके हमको वो अपना करना है। तो जब आप पैसिव इनकम जब आप क्रिएट कर रहे हैं बेसिकली, तो आप जो सेव कर रहे हैं एंड यू आर मेकिंग इट वर्क फॉर यू, दैट इज बेसिकली पैसिव इनकम। इसकी कोई लिमिट नहीं है। आप आज से करना चाहें टिल योर लास्ट ब्रेथ, द सूनर द बेटर, the sooner you're better, but till the last breath your passive income will be with you. Iska until unless you don't decide to stop it, nobody can stop the passive income. So there is no age adjusting to it. और इसका whether हमारा जो है ये मेरा पैसिव इनकम बढ़ेगी या घटेगी, वो सीधा कंट्रोल आपके हाथ में है, या द पर्सन हु इज प्लानिंग फॉर इट, वो आपके हाथ में है। सो आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि मैं आज इतना सेव करूंगा और फिर मैं इसको कैसे इन्वेस्ट करूंगा, वो आपकी डिसाइड करेगी कि पैसिव इनकम आपकी कितनी होगी। वहीं पे एसेट एलोकेशन जो हम लोग हमेशा बात करते हैं, एसेट एलोकेशन की जर्नी भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो मैं कहूँगा गोल प्लानिंग और एसेट एलोकेशन दोनों का इंट्रिकेटली जुड़े हुए। हुए। सो जैसे आपने इस चीज़ की बात करी कि एक किसी भी व्यक्ति के लाइफ में एक पीरियड आता है जब वो एसेट्स अक्यूमुलेट करता है, फाइनेंशियल एसेट अक्यूमुलेशन करता है या कॉर्पस को अक्यूमुलेट करता है, चाहे अपनी सैलरी से हो या बिजनेस से हो या प्रोफेशन से हो, जैसे भी हो। सो ये इसकी भी कोई साइकिल होती है, जैसे क्रिएशन साइकिल या अक्यूमुलेशन साइकिल। देखिए, दो बेसिकली फेजेस मेनली होते हैं आपके। एक आपका होता है वेल्थ एक्यूमुलेशन साइकिल। तो कोई बंदा अभी या कोई इंसान अभी नया यंगस्टर हैज जस्ट स्टार्टेड वर्किंग, सो ही विल be creating wealth for the next
say 40 years or 35 years, as long as he works. So यहाँ पे उसका ये है कि मैं अपना जितना सेव कर सकूं और मैं वहाँ पे उससे अपनी वेल्थ क्रिएट करूं, तो उसके रिस्क एपेटाइट, उसकी जो रिक्वायरमेंट ऑफ मनी है वो लॉन्ग टर्म है. सो ही कैन टेक अ लार्जर रिस्क टू इट, एंड विच वील कम टू लेटर, बिकॉज एक बहुत ज़बरदस्त मंत्रा है SLR जो हम लोग को सबको समझना होगा. और फिर जब एक आदमी एक एज अटेन कर लेता है और ही इज़ कमिंग क्लोजर टू दी रिटायरमेंट एज, उसकी प्रायोरिटीज़ चेंज होने लगती हैं. वो वेल्थ प्रिजर्वेशन स्टेज में चला जाता है. उसको ये नहीं है कि अब मुझे इसको 10 टाइम्स 20 टाइम्स बनाना है या मुझे करोर्स एंड करोर्स बनाना है. उसका ये है कि उसने एक डिसेंट कॉर्पस बना लिया है. अब उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं कि कि मुझे एक लीनियर रिटर्न प्रोडक्ट्स हो मेरे पास जो मुझे एक स्टेबल रिटर्न देते रहें, और मुझे जो है इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स मिलती रहे, ताकि जो इन्फ्लेशन को और प्लस जो उनकी जो रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं उस एज के अंदर वो पूरी मीट हो पाए. लिक्विडिटी एज वेल एज रिस्क कंट्रोल में. सो बहुत ही थोड़ा टाइम लेते हैं बिकॉज हमने कुछ वीडियोस में पहले कवर किया है ये पॉइंट. सो एसेट एलोकेशन का इसमें क्या महत्व है? वैसे थोड़ा सा आपने ब्रीफली टच्ड अपॉन इट, बट थोड़ा सा अगर हम इसको एलैबोरेट करें फॉर द बेनिफिट ऑफ व्यूअर्स. So suppose somebody who's there in the allocation phase, उसको क्या है, उसको he is investing for a long term relatively, और उसको he is not investing in lump sum mostly. हाँ, कभी बोनसेस मिल रहे हैं तब जो है लोग अपना लमसम भी टॉप अप करते हैं, बट मोस्टली वो क्या कर रहे हैं कि जो उनकी मंथली सैलरी है या मंथली सेविंग्स हैं वो उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं. सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जनरली जो सबसे प्रिफर्ड टूल है वो है SIP का, SIP, एंड जनरली पीपल चूज इक्विटी फंड्स फॉर इट, बिकॉज इक्विटी ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम हम लोग ने देखा है इट इज़ द बेस्ट वेल्थ क्रिएटिंग एसेट. Okay, and it is the best way to actually create a corpus for you going this thing in the long term. And especially लोग जब long term अगर आप सोच रहे हैं तो mid cap और small cap की तरफ generally लोगों का रुझान होता है. और it has been, and it is a fact that over a period of 10 years plus, equity, especially in growing economies, not in degrowing economies, but in growing economies, equity always gives a positive return, which is quite decent. And especially for an economy like ours, obviously वहाँ पे आप देखेंगे कि जैसे जैसे हमारा GDP बढ़ता जाएगा वैसे वैसे अर्निंग्स बढ़ते जाएंगे. और मैं हमेशा कहता हूँ इट इज़ गेम ऑफ अर्निंग्स. अगर अर्निंग्स हम इंडिया की बढ़ती रहेंगी, सेंसेक्स और निफ्टी नए नए जो है आपके लेवल्स क्रिएट करता रहेगा. सो फराज, हमने ये तो समझ लिया कि गोल प्लानिंग क्यों इम्पोर्टेंट होती है, बट हम ये सवाल भी बहुत सुनते हैं फ्रॉम आवर पार्टनर्स या क्लाइंट से भी कि गोल प्लानिंग करी कैसे जाए. अक्सर ये सवाल आता है कि हम अपनी डेली लाइफ में किसी न किसी चीज़ में फंसे रहते हैं, चाहे अपना प्रोफेशन हो या अपना बिजनेस हो, तो हमें टाइम कब मिलेगा गोल प्लानिंग के बारे में समझने के लिए. और इवन पार्टनर्स जब हमारे पास आते हैं वो यही बोलते हैं कि हम अपनी डेली एक्टिविटीज़ में, चाहे वो सर्विसिंग हो या डिफरेंट प्रोडक्ट्स के बारे में समझाना हो, उसमें हम व्यस्त रहते हैं. तो गोल प्लानिंग का एक मोटा माटी प्रोसेस या मूल मंत्र है क्या? सबसे पहले आप देख रहे हैं मन मुस्कुरा रहा था, उसकी एक वजह है. देखिए हम लोग ये बड़ी एक दुविधा है कि बेसिकली कि हम लोग जो हैं पैसे कमाने में इतने ज़्यादा बिजी हैं कि हम लोग जो है, मैंने आई ऑलवेज से वी वर्क वेरी हार्ड फॉर मनी बट वी डोंट मेक अ मनी वर्क हार्ड फॉर अस. सो और प्लस हमारा पूरा फ्यूचर इसके ऊपर डिपेंडेंट जी. सो इससे इम्पॉर्टेंट तो कोई चीज़ हो ही नहीं सकती. सो गोल प्लानिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वन हैज़ टू डू. अब इसमें भी काफ़ी आपकी स्टेजेस होती हैं आदित्य. ये नहीं कि बस आपने ये डिसाइड किया और SIP शुरू कर दी और बस मेरी गोल प्लानिंग शुरू हो गई. ये सही तरीक़ा नहीं है. सही तरीके में आपके बेसिकली 3 स्टेप्स हैं और 3 बहुत इम्पॉर्टेंट जो आपके रीजंस हैं आपको करना चाहिए. सबसे पहला जो आपका हम लोग का जो स्टेप होता है वो होता है आपका एक इमरजेंसी कॉर्पस क्रिएट करना. राइट. अब आप पूछिएगा इमरजेंसी कॉर्पस क्यों चाहिए? जब आदमी कमा रहा है तो उसको इमरजेंसी कॉर्पस क्यों चाहिए? नहीं, मैं तो खैर इंट्यूटिवली मैं ये सोच सकता हूँ, जैसे हाल ही में इतनी बड़ी एक इमरजेंसी आई जो विच हिट द एंटायर वर्ल्ड, नॉट जस्ट इंडिया और एनीबडी बट एंटायर वर्ल्ड, एंड अक्रॉस द डिफरेंट इनकम लेवल्स इट अफेक्टेड एवरीबडी. एग्जैक्टली. और इसी में इम्पोर्टेंस और ज़्यादा पता चली कि हमारे पास एसेट्स बहुत हो सकते हैं, हमारे पास फाइनेंशियल एसेट्स भी बहुत सारे हो सकते हैं, बट जब मेरे को इमीडिएट नीड हो
जैसे मुझे कल चाहिए हो लिक्विडिटी, दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसीलिए हम लोग को ये एक इमरजेंसी कॉर्पस क्रिएट करना ज़रूरत है। और रूल ऑफ थंब क्या कहता है कि आप 6 महीने के आपके जो एक्सपेंसेस हैं वो आपके जो है इमरजेंसी कॉर्पस में होना चाहिए। अब वो आपको कब काम आएगा? आपने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया। अच्छा तो एग्जाम्पल नहीं है, अनफॉर्चुनेट हाँ, वेरी इम्पॉर्टेंट मैं वर्ड यूज़ करूँगा। सभी ने फील किया है कि जब कोविड हुआ काफ़ी लोगों ने अपनी नौकरी छोड़ी, मैंने खो दी अपनी। काफ़ी लोगों की सैलरी नहीं रिलीज़ हुई बिकॉज कंपनीज ही नहीं अर्न कर रही थी, बिकॉज बड़ी बड़ी कंपनियां तो अपने एम्प्लॉयज़ को तब भी दिए दे रही थी। बट जो छोटे कंपनीज है जब वो खुद नहीं कमा रही हैं तो उनको भी मुश्किल हुई देना। किसी को पार्शियल इनकम मिली तो खर्चे तो उस वक्त नहीं कम हो रहे थे, उल्टा उस वक्त जो है बढ़ ही रहे थे, क्योंकि आपकी मेडिकल रिक्वायरमेंट्स हर फैमिली के अंदर उस वक्त आई और नौकरियां चली गई, तो इस वजह से। दूसरा, इन सब दौर के अंदर जब इधर आपकी नौकरी चली गई या कुछ इल हेल्थ हो गई आपकी फैमिली के अंदर, अब आपको एकदम से पैसे की ज़रूरत है, तो आप क्या करेंगे? अगर आपने उस वक्त जो है हर चीज़ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में डाल दिया और मानिए उस वक्त इक्विटी मार्केट अच्छा नहीं कर रही है, या आपने ऐसा कोई लॉक इन प्रोडक्ट के अंदर पैसा डाल दिया जो आप है पैसा लेकिन आप निकाल भी नहीं पा रहे, तो वो आपका किस काम का? और अगर मानिए आपने इक्विटी भी डाला हुआ है और वो लिक्विड भी है, लेकिन आप जो है उसको उस एसेट को उस वक्त निकालने दे रहे हैं और जो आगे जाके ग्रो कर सकता था, तो इसी वजह से कहते हैं कि आपके पास एक इमरजेंसी कॉर्पस आना चाहिए जो आपकी इमरजेंसी रिक्वायरमेंट्स कुछ भी हो सकती हैं। हम सारे तो नहीं बता सकते लेकिन कुछ भी हो सकती हैं, और हमारी ऑडियंस इतनी तो इंटेलिजेंट है कि सभी के ज़िंदगी में कभी ना कभी कोई ना कोई चैलेंज आया होगा और उनको इमरजेंसी फंड्स की ज़रूरत हुई। दूसरा एक जो बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है आदित्य, वो है हम लोग का रिस्क कवर। जी, इंश्योरेंस जो आप कह रहे हैं। इंश्योरेंस अलग अलग किस्म का इंश्योरेंस है, वो भी हमने देखा है कि कोविड के वक्त लोगों को उसकी इम्पोर्टेंस पता चली, क्योंकि अच्छे हेल्दी यंग पीपल दे लेफ्ट द वर्ल्ड जी, और अपने पीछे डिपेंडेंट्स छोड़ गए। मुझे भी ऐसे मेरे भी जानने वालों में है कि हंसते खेलते आदमी कुछ 15 दिन में उनकी खबर आ गई कि वो नहीं रहे, और उनकी फैमिली अनफॉर्चुनेटली उन्होंने कोई भी अपना रिस्क कवर नहीं कराया था और उनकी फैमिली के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आया और दे आर इन स्ट्रेस। एंड मैं ज़्यादा इसके ऊपर नहीं बोलूँगा, थोड़ा सा तकलीफ होती है, बट ऐसी चीज़ें हुई हैं। तो आप देखिए कि सबसे बड़ी चीज़ कि हम लोग जो एक्टिव इनकम की बात कर रहे थे, एक्टिव इनकम तो तब तक है ना जब आपके हाथ पैर चल रहे हैं। जी, तो मानिए अगर आपकी तबीयत ख़राब हो गई, आपको या आपके फैमिली मेम्बर को किसी को एक सीरियस एलिमेंट हो गया, तो आप जितना भी कॉर्पस क्रिएट करेंगे वो तो उसके अंदर चला जाएगा, आपने जो भी किया। जी, या फिर किसी वजह से आप ही की तबीयत ख़राब है, आपकी जो है सैलरी या उसके अंदर ब्रेक लग गया किसी की वजह से, अब उसके ऊपर एक एडेड प्रेशर आ गया कि हॉस्पिटल के बिल्स भी हैं। जी, तो मैं बस कहने ही वाला था कि अब हम सबको ही पता है कि मेडिकल कॉस्ट आज के डेट में कितने बढ़ चुके हैं, बढ़ती चाहे वो एक दिल्ली जैसे शहर में हो, चाहे वो लखनऊ जैसे शहर में हो, या कहीं पर भी हो, इट हैज बिकम मोर एक्सपेंसिव। आप कहीं भी चले जाइए सर, मेडिकल कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और आदमी अपनी तरफ से उस वक्त कोशिश करता है कि बेहतर से बेहतर जगह पे हम खुद या अपने प्रियजनों को एडमिट कराएं, क्योंकि वहाँ पे जो है बेटर केयर होती है, विच कॉस्ट मनी। सो आपके लिए इस वजह से एक तो पहले तो हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए, और ये नहीं नाम का हेल्थ इंश्योरेंस। और यहाँ पे एक और बहुत लोग जो गलती करते हैं, अरे मैं तो मेरे ऑफिस से कवर है मुझे, वो तो है, लेकिन मानिए अगर आपकी तबीयत ख़राब हो गई जब आपने जो रिज़ाइन किया हुआ हो और बीच में हो, या फिर आपका वो उसका अमाउंट एक लिमिटेड है। अब जनरली ऑफिस में आपका 5 लाख 10 लाख तक का ही कवर आपको होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता है, एंड दैट इज़ नॉट गोइंग टू स्टे विद यू लाइफ लॉन्ग। जी, मानिए आपने 40 साल तक जो है आपने नौकरी की और उसके बाद आप एक एंटरप्रेन्योर बन गए, और उस वक्त अगर आपको जो है अपना मेडिकल इंश्योरेंस कराना पड़ा, इमरजेंसी पूछ के तो आते नहीं है, तो हाँ। और उस वक्त अगर आप अपना मेडिकल इंश्योरेंस कराएंगे भी तो इतनी ज़्यादा कॉस्ट होगी आपकी, और इतना ज़्यादा आपका जो है प्रीमियम होगा, या अगर आपको कोई हेल्थ कंडीशन डेवलप हो गई तो जो है आजकल जो है हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज मना कर देती हैं कि वो आपको इंश्योर करेंगे ही नहीं। सो बेहतर ये है द सूनर द बेटर। सो पहले इमरजेंसी कॉर्पस क्रिएट करिए, फिर अपना रिस्क कवर।
फिर उसी में मैं एक और चीज़ ऐड करूँगा कि फिर वही बात, एक्टिव इनकम तब तक है जब तक हाथ पैर और सांस चल रही है जी। और मानिए किसी भी वजह से फॉर सम अनफॉर्चुनेट रीज़न किसी की डेथ हो जाती है जी। तो एक्टिव इनकम बंद, लेकिन आपकी जो लाइबिलिटीज़ हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, जो लोग वो क्या करेंगे? आपके शायद एजेड माँ बाप हों, आप Dependents. यंग वाइफ हो या बच्चे हों यंग, या उस स्टेज में नहीं है जहाँ पे वो एक अपने आप को सपोर्ट कर पाए, यू हैव टू create a insurance cover for yourself and for your dependents. That is the most important thing. So this is the second step, covering your risks. और फिर उसके बाद आती है गोल प्लान। चाहे वो शॉर्ट टर्म हो, मीडियम टर्म हो, लॉन्ग टर्म हो, वो सब कुछ उसके बाद ही आता है, बिकॉज पहले 2 स्टेप्स के बगैर तीसरे स्टेप का कोई मतलब ही नहीं है, या वो इनकम्प्लीट है। करेक्ट। तो और हाँ, तो मेन चीज़ वही है, जैसे मैं कह रहा हूँ कि अगर आप सीधे जो है पॉइंट नंबर 3 पे जंप हो गए और आपने अपनी गोल प्लानिंग शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म को बहुत वंडरफुल प्लानिंग कर ली, लेकिन जो सिचुएशन 1 या सिचुएशन 2, जो सिचुएशन 1 है कि कोई आपको इमरजेंसी रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स आ गया, या फिर आपका जो रिस्क वाली जो मैं बात कर रहा था कि कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई, या आपका कोई एक्सीडेंट हो गया, या फिर गॉड फॉरबिड आप इस दुनिया में रहे नहीं, तो आपका पूरी प्लानिंग धरी की धरी रह जाएगी और फिर आपकी पैसिव इनकम कभी भी क्रिएट नहीं हो पाएगी। यहाँ पे एक और चीज़ बोलूँगा कि हमने मेडिकल इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस की बात तो की है, बट एक एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी एक चीज़ होती है जो हम लोग को करा लेना चाहिए। उसके अंदर देखिए, कभी आपको परमानेंट डिसेबिलिटी भी हो सकती है, टेम्परेरी डिसेबिलिटी भी हो सकती है, उस वक्त ये कवर आपका काम होता है। और साथ में जो आपकी जो इंश्योरेंस पॉलिसी है, चाहे लाइफ हो चाहे उसके अंदर राइडर्स होते हैं जो जी, आपका ये इस अगर मानिए आपको कोई सीरियस एक्सीडेंट हो गया जिसकी वजह से आप कुछ वक्त नहीं काम कर पा रहे हैं, सो दोज राइडर्स कम इन टू प्ले कि आपको अपना प्रीमियम ना देना पड़े, या फिर आपके एक्सपेंसेस के लिए एक वो बेसिक अमाउंट दे देता है। सो ये 3 चीज़ें तो हर एक आदमी के पास होना चाहिए। एंड एक्सीडेंटल कवर इट कम्स वेरी वेरी चीप, एंड मेडिकल इज ऑल्सो चीप, एंड लाइफ इंश्योरेंस इज ऑल्सो चीप, provided you start it at the right age. The sooner the better, the cheaper, because आपको सस्ता मिलेगा, आपके पास कोई मोस्ट प्रोबेबली आपको कोई मेडिकल कंडीशन नहीं होगी, तो इस वजह से आपको बेहतर से बेहतर आपको प्राइस मिल पाएगी। ये काफ़ी इंसाइटफुल था फराज। सो जैसे हम थर्ड पॉइंट पे आते हैं, राइट? सो हम लेट अस अज्यूम दैट हमने पहला और दूसरा अपना बॉक्स को टिक मार्क कर दिया है जी। अब थर्ड पार्ट में आते हैं कि हम अपनी शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म गोल्स अपने एडवाइजर के साथ डिस्कस करते हैं जी, और उसको नोट डाउन करते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि इनको पूरा करना है जी। सो फराज, आपने वीडियो के शुरू में भी एक बात कही थी, काफ़ी इंटरेस्टिंग बात कही थी कि SIPs हर चीज़ का हल नहीं है। इससे पहले कि कोई भी इन्वेस्टर SIP शुरू करे, उसको एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट समझनी बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास टोटल मिला के एवेन्यूज़ कहाँ हैं जहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो या जिसको हम एसेट क्लासेस भी बोलते हैं। तो इंडिया में ऐसे कौन से एवेन्यूज़ है जहाँ पे कोई पहले सोच सकता है कि कहाँ करना है इन्वेस्ट और फिर उस पर डिसाइड करे? सर, आज से कुछ डेकेड्स पहले या कुछ साल तक की बात करता है तो बहुत ही लिमिटेड थे, बट आज इतना इनोवेशन हो रहा है कि बहुत सारे एसेट क्लासेस और उनमें भी बहुत सारी कैटेगरीज हो गई हैं। सो सबसे पहले मैं अगर शुरू करूं, बैंक के प्रोडक्ट्स, सेविंग्स और FD, सेविंग्स अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट्स, फिक्स्ड डिपॉजिट्स, ये सब आपके हो गए जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो है आपका गोल्ड और सिल्वर, जो हम हिंदुस्तानियों को बहुत ज़्यादा पसंद भी है, बट उसके भी आप फिजिकल के अलावा भी, आपको ज़रूरी नहीं है कि आप फिजिकल गोल्ड या सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड वगैरह, आप वो सब कर सकते हैं। फिर आया रियल एस्टेट, वो भी हम लोग का बहुत फेवरेट है, लेकिन अब बहुत ज़्यादा महंगा एसेट क्लास हो गया है। आप कहीं भी जाइए, आपको करोड़ों से कम जो है आपको प्रॉपर्टी मिलती नहीं है। यहाँ पे बस एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि जो एक प्रूडेंस एक ये कहती है, जो कहा जाता है, बड़े बुजुर्ग कहते थे, या एक रूल ऑफ थंब जो है कि आपके पास 2 रेसिडेंशियल और 1 कमर्शियल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, और जिससे आप एक आपके खुद के रहने के लिए, दूसरी एक रेंटल इनकम के लिए, और जो आपका जो कमर्शियल है वो एक हायर यील्ड
आपका जो है जिससे आपको रेंटल यील्ड मिल सके उसके लिए। लेकिन जैसे मैंने कहा ये एक बहुत ही महंगा एसेट क्लास हो गया है। अब इसके अंदर भी जो है आपकी फ्रैक्शनल रियल एस्टेट करके एक चीज़ आ गई है जिसके अंदर हम हमारे निवेशक देख सकते हैं। और उसके अलावा डेट जो बहुत ही एक फिर से मैं कहूँ किसी भी पोर्टफोलियो का शॉक एब्जॉर्बर होता है, उसके अंदर बहुत तरीके हो गए हैं। आपके बॉन्ड्स हो गए, जो है अब तो नहीं बहुत अच्छा रहा है वर्ड MLD, लेकिन MLD NCDs हो गए। उसके अलावा आपके जो P2P लेंडिंग हो गई, डेट AIFs भी होते हैं। सो डेट में आपके बहुत सारे आपके तरीके हैं और डेट म्यूचुअल फंड्स तो हैं ही, और उसके अंदर भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं वो हम लोग को समझना पड़ेगा। और उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट इक्विटी, जो हम सबका फेवरेट है और जिसकी बात हम लोग कहते हैं तो हमेशा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, बट अल्टीमेटली वो जब काफ़ी फेजेस आते हैं ऐसे, जब रिटर्न नहीं मिलती तो हम लोग हमेशा कहते हैं कि इससे अच्छा तो FD में इन्वेस्ट करना। मुझे लगता है कि वहीं पे एक फाइनेंशियल एडवाइज़र का रोल सबसे ज़्यादा आता है कि वो कैसे डिसिप्लिन इन्फोर्स कर सकते हैं विद हिज इन्वेस्टर्स, और उनको ये इम्पोर्टेंस टाइम टू टाइम याद दिला सकते हैं कि जो लॉन्ग टर्म होता है वो सिर्फ कहने के लिए नहीं होता, करना भी होता है, और करना मुश्किल होता है बट करना पड़ता है। जी देखिए, ये पूरा एक गेम जो है अगर आप देखिए तो इसमें इन्वेस्टमेंट साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा होती है। इसमें आदमी की दो एक मेन आपकी होती है, ग्रीड एंड फेयर। तो जब मार्केट बहुत अच्छा कर रही होती है तो इट इज़ ग्रीड विच मेक्स यू इन्वेस्ट मोर than what is your asset allocation or your risk appetite actually allows। या फिर आपको डर एक ऐसा होता है, जब फेयर जब होता है कि जब पैसा डालना चाहिए लेकिन डर के मारे आप पैसा नहीं डालते। तो अभी हम लोग ने फिर वो कोविड ने बहुत हम लोग को सिखाया है। अगर आप देखिए कोविड के वक्त मार्केट बहुत ज़बरदस्त तरीके से करेक्ट हुई थी। तो फिर से मैं यही कहता हूँ कि आप जब सुपर मॉल्स में और सब जगह वेबसाइट्स में आपकी जो है ज़बरदस्त सेल लगती है तो हम लोग भागते हैं लेने के लिए। तो वही चीज़ क्यों नहीं हम करते जब ये सारे स्टॉक्स और अच्छे बिजनेसेस आपको बहुत ही डिस्काउंटेड रेट्स पर मिल रहे हैं। तो यही चीज़ है। तो सबसे पहले चीज़ है कि आपका एक इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र आपको एक जो है एक न्यूट्रल व्यू देने में आपकी हेल्प करता है। जो आपकी ग्रीड जब हो रही हो तो आपको रोके, और जब आपको फेयर हो रहा हो तो आपको वो एक धक्का देने वाला हो कि ये सही करने की चीज़ है। और फिर एक और चीज़ मैं यहाँ पे आपको ऐड करूँगा कि ये जितने भी हम लोग ने एसेट क्लास बताए हैं आपको, इक्विटी में भी हमारे कुछ बढ़े गए थे कि इक्विटी में भी म्यूचुअल फंड्स हैं। म्यूचुअल फंड्स भी इक्विटी के बतेरे तरीके के हैं। आप ELSS है जो आपका टैक्स भी बचाता है और आपके लिए लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन भी करता है। DAF है जो आपके लिए एसेट एलोकेशन भी करता है, हाइब्रिड जो कराता है। जी, तो मैं तो ये कहता हूँ कि ये एक तोहफा है एसेट मैनेजमेंट कंपनीज की तरफ से कि ताकि लोग एसेट एलोकेशन को फॉलो करें, बिकॉज एटलीस्ट अननोइंगली इफ नॉट नोइंगली। इनफैक्ट बस एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा, अब तो एक नई कैटेगरी है जो काफ़ी एस्टेब्लिश है, जो मल्टी एसेट फंड जैसे कहते हैं, जो ना केवल इक्विटी और डेट में बट इक्विटी, डेट, गोल्ड, कमोडिटी सबके अंदर में आता है। तो आपका सारा एसेट एलोकेशन का काम वो खुद ही कर देते हैं। देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि आज लोग जो हैं अपने आप को बहुत सेल्फ सफिशिएंट मानने लगे हैं। ये नहीं सोचते हुए कि फाइनेंशियल हेल्थ भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब आदमी की किसी की तबीयत ख़राब होती है तो वो जाता है डॉक्टर के पास, और अगर वो तब भी ना हो तो स्पेशलिस्ट के पास जाता है। बट व्हेन इट कम्स टू फाइनेंशियल वेलबींग या फाइनेंशियल हेल्थ, तो आप अपने हाथ में क्यों इलाज ले लेते हैं? आप क्यों नहीं एक स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करते हैं जो आपकी मदद कर सके? लोगों को लगता है कि मैं यहाँ पे थोड़ा सा पैसा बचा लूँगा या फिर मुझे कोई मिसगाइड नहीं करेगा, बट अल्टीमेटली पीपल हु आर विद एडवाइजर्स they tend to do much better in the long term as people who try to do it themselves। और ये मेरा कहना नहीं है, ये स्टडीज कहती हैं। सो इन्वेस्टमेंट एक पूरी साइकोलॉजी है। इसके ऊपर बहुत सारे प्रेजेंटेशंस भी हैं, काफ़ी सारी बुक्स भी हैं, लेकिन अगर आप देखिए तो इसमें 3 चीज़ें हैं जो आपकी बहुत मैटर करती हैं, ग्रीड फेयर के जो गवर्न करती है, वो है सेफ्टी, लिक्विडिटी एंड रिटर्न। जी, मैं इसी पे बस एक मेरा था, तो मुझे आज तक लगता था इसका SLR का मतलब सिर्फ स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो होता है। तो ये आपने SLR पहले भी मेंशन किया था, तो सेफ्टी, लिक्विडिटी, रिटर्न, इसका क्या महत्व है? सर देखिए, ये एक आपका एक चक्र है, ये 3 चीज़ें हैं,
3 वेरिएबल्स जो आपके डिसाइड करेगा या आपको एक हेल्प करेगा कि कौन से एसेट क्लास में हमको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो चलिए हम वापस अपनी ओर चाहते हैं कि हमको क्या करना है, इमरजेंसी फंड क्रिएट करना है। तो इमरजेंसी फंड का क्या है, हमको उसके अंदर क्या क्या चीज़ें चाहिए कि एक, हमारा पैसा जो है वॉलेटाइल ना हो, सेफ हो, लिक्विडिटी मेरी अच्छी रहे, और रिटर्न उसमें मेरा सबसे पहला ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। सो व्हाट वी आर लुकिंग फॉर इज हाई लिक्विडिटी, हाई सेफ्टी एंड डिसेंट रिटर्न्स। तो ये 3 वेरिएबल्स हमारे डिसाइड करेंगे हम क्या करें। तो इसमें इक्विटी तो फिट नहीं आती है, इसमें आपका शॉर्ट टर्म डेट, अब वो बैंकिंग सिस्टम को आप यूज़ करके अगर करें, या फिर आप P2P जैसे प्रोडक्ट्स को यूज़ करके करें, या आप म्यूचुअल फंड्स को यूज़ करके करें, ये आपका डिसाइड कर रहा है। ऐसे ही जो आपके मीडियम टर्म गोल्स हो गए आपके, या शॉर्ट टर्म गोल्स, पहले शॉर्ट टर्म गोल्स से शुरू करता हूँ, ये तो आपकी इमरजेंसी हो गई। शॉर्ट टर्म गोल्स में फिर यही आपको सेफ्टी, लिक्विडिटी, रिटर्न के, ये 3 के कॉम्बिनेशन से आपको वो डिसाइड करेगा कि आपको कौन से एसेट क्लास में चाहिए। तो अगर आप जो है शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, सबके लिए अगर आप सिर्फ इक्विटी करेंगे, इट इज़ नॉट द राइट अप्रोच। दूसरा, मैं एक दूसरे तरीके से कहना चाहता हूँ कि सपोज एक क्लाइंट है, मैं आपसे पूछता हूँ कि सपोज आपको रिटर्न कितनी चाहिए, आपने कहा 20%, ठीक है। आपने कहा मुझे, आपको लिक्विडिटी क्या चाहिए, आपने कहा 100%, और आपने कहा सेफ्टी क्या चाहिए कि एकदम जो है ये चीज़ें नहीं हो सकती, कुछ नहीं, मैंने एकदम फ्लैट रिटर्न होनी चाहिए, कुछ भी फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए। इज इट पॉसिबल आदित्य? ये तीनों चीज़ें आपस में बात नहीं कर रही, आज आपस चीज़ें बात नहीं करी। इन सब चीज़ों में तालमेल होना चाहिए, जिसके बेसिस पे आप ये डिसाइड करेंगे ये कौन से एसेट क्लास में किस टेन्योर के लिए जाना चाहिए। और यही चीज़ है, हैव रीजनेबल एक्सपेक्टेशंस। ये मार्केट है, ये कोई गैम्बलिंग का अड्डा नहीं है जहाँ पे आप जो है आज पैसा डाला, बिकॉज जनरली व्हेन पीपल कम टू इन्वेस्टिंग दे बिलीव कि मेरा पैसा जल्दी से दुगना हो जाए, तिगना हो जाए। ऐसा कुछ नहीं होता है। आपका हर चीज़, ये सेफ्टी, लिक्विडिटी, रिटर्न, इन 3 वेरिएबल्स से होता है। और अगर आप ये 3 वेरिएबल्स को समझ के आप अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेंगे, तो वो आपके लिए लॉन्ग टर्म में बहुत ही अच्छा रहेगा। तो मैं और कन्विंस हो गया हूँ कि गोल प्लानिंग और एसेट एलोकेशंस आर 2 साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। बोथ आर वेरी लिंक्ड टू ईच अदर, एंड द ओनली डिफरेंस इज दैट आप किस स्टेज में हैं इन योर लाइफ साइकिल। क्या आप अक्यूमुलेशन फेज में हैं, कि आप यूटिलाइजेशन फेज में, इन्वेस्टिंग फेज में हैं। तो उसी के हिसाब से आपकी नीड्स चेंज होती है, आपके गोल्स चेंज होते हैं, और एसेट एलोकेशन भी चेंज होती है। तो दोज आर वेरी रिलेटेड टू ईच अदर। सो ओवरऑल दिस वाज वेरी हेल्पफुल। काफ़ी सारे पॉइंटर्स हमारे डिस्कस हुए, रेंजिंग फ्रॉम की गोल प्लानिंग क्या होती है, उस एक्टिव और पैसिव इनकम क्या होती है, और गोल प्लानिंग का तरीका क्या होता है। गोल प्लानिंग बोलना आसान है, बट उसको करा कैसे जाए, पहला स्टेप क्या हो, दूसरा और तीसरा स्टेप क्या हो। जब हम डिसाइड कर लेते हैं कि ये ऐसे गोल प्लानिंग हमारी करनी है, तो प्रोडक्ट्स क्या हैं या एसेट क्लासेस क्या है जहाँ पे हमें करना है। सर एक छोटी सी चीज़ में हमेशा लास्ट में तो ऐड करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आती हैं दिमाग में। फिर मैं कहूँगा कि जब हम चलना सीखते हैं या हम साइकिल चलाना सीखते हैं, किसी के सपोर्ट से चलते हैं। ऐसे ही आपके पास एक सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए जब आप अपने ये फाइनेंशियल जर्नी शुरू कर रहे हों, और वो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र, एक अच्छा प्लेटफॉर्म ही प्रोवाइड कर सकता है, जो एक होलिस्टिक प्रोडक्ट रेंज आपको पूरा दे, और आपको पूरी गाइडेंस दे, और आपके लर्निंग और डेवलपमेंट पे भी फोकस करे। सो हम लोग ने इसी कोशिश में इस जो पूरा हम लोग का ये पूरी ये आज हम लोग बात कर रहे हैं इस टॉपिक के ऊपर, इसके ऊपर एक बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन भी बनाया है, जिसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस भी है, जो हम लोग की जो कॉम्प्लेक्स भाषा है उसको उसके बगैर एकदम सरल तरीके से आपको पूरा बता देता है। तो वो अगर आपको आप चाहेंगे कि हमारे जो है दर्शक जो है उसको भी देखें, उसमें आपको और डिटेल्ड तरीके से आपको बताया गया है। और इनफैक्ट वहाँ पे हम लोग ने कुछ गाइडेंस भी दी है, क्योंकि अलग अलग समय पे अलग अलग प्रोडक्ट सेंस मेक करते हैं। तो अगर आप देखिए तो जनरली जो 2 चीज़ें हम लोग को गवर्न करती हैं, एक वो इन्फ्लेशन और ग्रोथ, ये हाथ हाथ से चलती हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन और ग्रोथ, और तीसरा वेरिएबल जो इसकी वजह से क्रिएट होता है वो है इंटरेस्ट रेट। सो जब
ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा देती है आरबीआई। और जब ग्रोथ कम हो रही हो और डीएक्सेलरेट हो रही हो और जो है आपका इन्फ्लेशन कंट्रोल में हो, तो उस वक्त जो है आरबीआई इंटरेस्ट रेट्स कम करती है ताकि ग्रोथ इंड्यूस हो इकोनॉमी के अंदर। तो इसमें कौन सा प्रोडक्ट कब कह लेना चाहिए वो सब भी हम लोग ने कवर किया है। बिकॉज कौन एक देखिए कोर पोर्टफोलियो होता है, एक टैक्टिकल पोर्टफोलियो इसी चीज़ पे आ रहा था, तो मैं इनफैक्ट दर्शकों से ये भी कहना चाहूँगा कि हम जो अपना अगला एपिसोड है उसमें एक और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक कवर करेंगे, जो है कोर एंड सैटेलाइट इन्वेस्टिंग। करेक्ट। कि हमारा बेसिक बैकबोन क्या है पोर्टफोलियो का, जिसको कोर कहा जाता है, और उसके अलावा किस चीज़ से रिटर्न में एक थ्रस्ट आता है, एक इम्पीटस आता है, और दोनों में क्या फ़र्क है। और जब हम डिसाइड कर लेते हैं कि जैसे ये कोर पोर्टफोलियो, ये सैटेलाइट पोर्टफोलियो, तो उसमें क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स, किस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स क्या होना चाहिए और क्या स्ट्रैटेजीज उसके अंदर होना चाहिए, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट इज़ नॉट एज ईजी एज व्हाट पीपल थिंक। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ है। लोग बहुत जल्दी अपने आप को फंड मैनेजर समझने लगते हैं, एंड प्लीज़ पार्डन मी फॉर सेइंग इट, बट ये सच्चाई है। तो आपके ये सब तो हम करें ही करें। इसके अलावा जो हम आपको बता रहे थे कि इन्वेस्टमेंट बिहेवियर भी एक चीज़ होती है। आप अपने अराउंड ऑब्जर्व करिए। आप जब देखिए कि हर कोई जो है इक्विटी मार्केट की तरफ भाग रहा है, ये बड़े वो जो है गुरुज ऑफ द फाइनेंशियल वर्ल्ड ये सब कह के ऑब्जर्वेशंस दे के अपने गए हैं, और मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा है वो सब होते हुए कि जब सब कोई इक्विटी की बात करने लगे या सब कोई फंड मैनेजर की बात करने लगे, दैट इज़ द टाइम टू गो स्लो। और जब सब लोग जो है किसी एसेट क्लास से दूर भाग रहे हैं, सो दैट इज़ द टाइम टू एक्चुअली लुक एट दैट पर्टिकुलर एसेट क्लास, एंड टाइम एंड अगेन दिस हैज़ बीन प्रूव करेक्ट। सो इन्वेस्टमेंट एक साइंस है, एक साइकोलॉजी है, हर तरीके से आपका जो है इसमें बहुत सारे वेरिएबल्स हैं। तो फिर से मैं कहूँगा कि इस पूरी जर्नी में एक अच्छा इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र और एक अच्छा प्लेटफॉर्म आपके पास होना। बिल्कुल, आई वुड कम्प्लीटली एग्री। सो थैंक यू फराज फॉर जॉइनिंग अस टुडे। काफ़ी इंसाइट्स हमें मिले ऑन वेरियस पॉइंट्स। जैसे मैंने पहले कहा कि हमारा जो अगला वीडियो इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, जो कोर और सैटेलाइट इन्वेस्टिंग के बारे में होगा, कि वो क्या होता है और कैसे फॉलो किया जा सकता है अपने पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन में। सो थैंक यू व्यूअर्स, आपको बहुत बहुत धन्यवाद टू अटेंड दिस टू वॉच दिस वीडियो। आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें, and look forward to meeting you in the next video. Thank you. Thank you, Aditya. Thank you.